जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज हमने इस वीडियो में आपको जानकारी देनी है कि अगर आपका लोन 15 लाख से कम है और आप लोगों के मन में टेंशन बनी हुई है कि मेरा क्या होगा, आगे क्या कर सकता हूँ। अगर आपका 15 से 20 लाख का लोन भी है तो भैया वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि भाइयों कई तरह से लोन आपके कर्जे जो हैं माफ़ हो सकते हैं, कई तरीके हैं। तो वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस भी नहीं लगेगा और आप इस जाल से बाहर निकल जाएंगे। किसी प्रकार का कोई नोटिस वगैरह या कुछ भी होता है तो आप इस जाल से बाहर निकल सकते हैं अगर आपका लोन 15 या 20 लाख का है। तो भाइयों, वीडियो को अंत तक देख लेना ताकि आप लोगों को पूरी समझ आ सके। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और भाइयों वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जिसको इस समय ज़रूरत है, जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर बता देना, क्योंकि कुछ रिकवरी एजेंट कुछ शहरों में इस समय घूम रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों तक जानकारी पहुँचे ताकि हम ऐसी वीडियो बना सकें कि इस समय किसके रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके अपने चैनल पर बनाते रहते हैं और अपने चैनल पर हम लाइव स्ट्रीमिंग भी रोज़ाना करते हैं। अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पर जुड़ना चाहते हैं तो भाइयों बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप तक जब हम लाइव आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि लोन रिकवरी हेल्प इस लाइव नाउ। ठीक है भाइयों, अगर आप ने किसी भी NBFC कंपनी से या फिर क्रेडिट कार्ड से किसी प्रकार का कोई लोन ले रखा है और आपसे चुकाया नहीं जा रहा, आपका बिजनेस में लोन लॉस हो चुका है या फिर आपकी जॉब चली गई है, घर पे कोई मिस हैपनिंग हो चुकी है, किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं है भरने के लिए और आप लोग हो बहुत ज़्यादा परेशान कि भैया अगर मैं EMI नहीं भरूंगा तो मेरे ऊपर किसी ना किसी प्रकार का तो एक्शन सरकार RBI ले सकती है या फिर बैंक कंपनी ले सकती है अगर आप इसका लोन का पैसा नहीं भरेंगे तो। भाइयों, अगर आपने किसी भी NBFC कंपनी से लोन ले रखा है, चाहे वो आपका 10,000 का है, चाहे वो 1 लाख का है, चाहे वो 5 लाख का है, चाहे वो 15 लाख का है, लेकिन अगर वो मल्टीपल में है तो भैया मल्टीपल वाले भी सुन लेंगे। अगर आपका सिंगल लोन चल रहा है 20-1 लाख तक का तो वो भी सुन लेंगे, क्योंकि सबको समझना ज़रूरी होगा कि आपके साथ आगे क्या हो सकता है। भाइयों, अगर आपने लोन ले रखा है किसी भी कंपनी से और आपके ऊपर दिन भर, देखो आपने पहले पेमेंट कर दी, आपने लोन लिया था आज से 6 महीने पहले लोन लिया था, लेकिन आपने 3 महीने तक रेगुलर उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन आपकी स्थिति इस समय गंभीर हो गई, आपने लोन की किस्त चुकानी बंद कर दी। जैसे ही आप लोन की किस्त चुकानी बंद करते हैं तो आपके ऊपर एक रिकवरी एजेंसियां आपके ऊपर एक हायर कर दी जाती हैं बैंक के द्वारा कि आप लोगों को दिन भर 50-100 कॉल आना, वो संभव है, वो आएंगी ही आएंगी। कुछ कंप्यूटराइज कॉल होती हैं और कुछ रिकवरी एजेंट आप लोगों को फ़ोन करते हैं। तो भाइयों, इनके फ़ोन मत उठाइए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत चल रही है, परेशानी लग रही है तो फ़ोन मत उठाइए। आप इनके फ़ोन कॉल नहीं भी उठाएंगे तो आपके साथ किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब उसके बाद भैया 3 महीने के बाद कुछ क्या मतलब ज़्यादातर बैंक, जितने भी सारे NBFC बैंक होंगे या कोई भी बैंकिंग होगी तो आपके ऊपर अब एक्शन लेना शुरू कर देगी। बैंक किस प्रकार आपसे एक्शन लेनी शुरू करती है, 92 डेज जैसे ही कंप्लीट होते हैं बैंक आपका अकाउंट NPA में डाल देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आपका जो है अकाउंट डाल देता है। जैसे ही आपका जो है इसमें NPA में चला जाता है, NPA में जाने के बाद आपको तरह तरह के नोटिस प्राप्त हो सकते हैं, जो कि आपको जो नोटिस प्राप्त हो सकते हैं भैया, रिमाइंडर नोटिस आपको प्राप्त हो सकता है, आपको डिमांड नोटिस प्राप्त हो सकता है, आपको आर्बिट्रेशन में बुलाया जा सकता है। आपके ऊपर अगर आपने कोई भी कैंसिल चेक दे रखा है या किसी प्रकार का कोई चेक दे रखा है तो भैया 138 का केस लग सकता है इसके अंदर, जिसमें 2 साल की जेल और कुछ जुर्माना लग सकता है। अगर आपने 25 का आपके पास नोटिस आ सकता है। 25 के नोटिस में क्या है, उसके ऊपर अगर आपने किसी बैंक में ऑटो डेबिट मैंडेट चालू कर रखी है तो भैया उसके ऊपर जो है उसमें भी सेम 138 वाला केस ही लगता है, जिसमें आपको 2 साल की जेल और उसमें जो है जुर्माना देना पड़ता है। क्या हर किसी को जेल होगी या हर किसी को जुर्माना देना होगा? तो भैया सुन लीजिए वीडियो में। अब हमने जब मुद्दा रखा है कि आपका लोन माफ़ होगा अगर आप कर्जे में हैं और आपके साथ स्थिति बुरी बनी हुई है, तो भैया आप लोगों को पूरी तरह समझा देते हैं। देखो भैया, अगर आपने किसी एक कंपनी से लोन लिया है, एक कंपनी का चुकाने के चक्कर में एक और लोन ले लिया, दूसरी कंपनी का चुकाने के चक्कर में तीसरा ले लिया, फिर उसको चुकाने के चक्कर में चौथा, फिर 5वां, ऐसे करके देखो NBFC कंपनी है, आपको तो सिविल रिपोर्ट अच्छी देखकर आपको तुरंत लोन प्रोवाइड करा देती है। आपकी तो देखती भी नहीं है कि आपकी स्थिति कैसी है, कि आप इसको चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। अभी मेरे पास एक किसी क्लाइंट का मैसेज आया कि भैया कहता है कि मेरी सैलरी तो 25,000 है और मेरी जो EMI है
मेरी ईएमआई मेरी है 70,000 रुपये ईएमआई है। भैया 70,000 रुपये ईएमआई है, 25,000 रुपये उसकी सैलरी है, तो भैया उसको लोन कैसे मिल गया? मिल रहा है लोन इसी प्रकार लोगों को। अब वो बंदा इतना परेशान है, भैया मैं करूं तो करूं क्या? आप अकेले नहीं होगे भैया, बहुत सारे लोग हैं जो इस समय लोन को डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अगर भैया सीधी सी बात है, अगर आपने लोन को डिफ़ॉल्ट किया है तो भैया देखो, इसमें आपके साथ जो जो दिक्कतें हो सकती हैं, दिक्कतें किस प्रकार की हो सकती हैं? दिक्कत ये है, देखो सबसे पहले तो कंपनी आपके ऊपर दबाव बनाती है भैया, आपको मैसेज कॉल करके, भैया आपका सिविल पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। दूसरा, आपकी पेनल्टी बढ़ सकती है। रिकवरी एजेंट का काम सिर्फ इतना ही बताना है आप लोगों को, लेकिन कुछ रिकवरी एजेंसियां आप लोगों के साथ बदतमीजी पर उतर जाती हैं। बदतमीजी, गाली गलौज करना या किसी प्रकार से आपको प्रताड़ित करना। तो भैया इसके अंदर क्या आप लोगों के साथ जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है, क्या वो ठीक है? बिल्कुल गलत है। तो भैया इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है, अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका या होने वाला है, तो भैया कंपनी को एक मेल कर दीजिए, कंपनी को एक नोटिस दे दीजिए कि भैया मेरी स्थिति इस समय ख़राब है, मेरे पास अभी पैसा चुकाने के लिए नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं दे देता, लेकिन इस समय मेरी कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि मैं पैसा नहीं पे कर पा रहा हूँ। आपको वो नोटिस देना बैंक को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बैंक को पता चल सके कि आपको क्या मजबूरी है। लेकिन थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट अब भी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंटों को आपका नोटिस के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि भैया मैंने नोटिस भेजा था। इसलिए हम आपको साफ कहेंगे, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट जो भी आ रहे हैं, अगर उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास होम विजिट लेटर भी नहीं है, उनके पास आईडी प्रूफ भी नहीं है, तो भैया आपको उनसे किसी प्रकार की बातचीत नहीं करनी है। हर वीडियो में यही बताता हूँ, तो इस वाली वीडियो में भी यही बताऊँगा। अगर आपके पास दिन भर में 50-100 कॉल आ रही हो, तो भैया फ़ोन को भी मत उठाइए, ताकि आप इस जो आपके साथ मानसिक प्रताड़ना हो रही है, आप उससे बच सकें। ठीक है। अगर आपके पास दिन भर में व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया आपके ऊपर ये वाला केस लग जाएगा, वो वाला केस लग जाएगा, तो भैया क्या रिकवरी एजेंट किसी प्रकार से कोई केस कर सकता है क्या? रिकवरी एजेंट कभी भी केस नहीं कर सकता। तो भैया इतना टेंशन मत लिया कीजिए कि रिकवरी एजेंट ने आपको मैसेज भेज दिया तो भैया मेरे ऊपर केस हो जाएगा। तो रिकवरी एजेंट कभी भी मैसेज नहीं भेजता है। अब आप कहते हो कि भैया हमारी मेल पर आया है, नोटिस आया है। भैया अगर आपके पास रिमाइंडर नोटिस आ रहा है तो उसको आप एक बार इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपका डिमांड नोटिस आ रहा है तो भैया बैंक को एक जवाब दे दीजिए कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही मेरे पास पैसा होगा मैं पे कर दूंगा। अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो भैया आप उसमें ऑब्जेक्शन लगवा लीजिए। ऑब्जेक्शन लगवाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार आपके अवार्ड को जो है वैसे पास तो नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डर बन रहता है कहीं मेरा अवार्ड पास ना कर दें, तो इसलिए आपको एक ऑब्जेक्शन लगवाना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको ऑब्जेक्शन लगवाना है और आपको किसी भी नोटिस का जवाब देना है, अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, तो भैया मैं अपना नंबर जो है कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि आप लोग हमसे संपर्क कर सकें। और भैया अगर नंबर पे संपर्क करना है, आपको व्हाट्सएप पे करना होगा, फ़ोन नहीं करना होगा, आपको व्हाट्सएप पर ही हमें मैसेज करना होगा, ताकि हम आपको बता सकें किसी प्रकार का अगर नोटिस आपके पास आया तो हमें तुरंत भेजिए, ताकि हम आपको बता सकें कि इसका रिप्लाई आपको किस प्रकार देना है और आप उसको किस प्रकार आपसे बाहर निकल सकते हैं। आर्बिट्रेशन में भी ऑब्जेक्शन लगवा सकते हैं। अगर 138 का केस अगर आपके ऊपर आ रहा है, पहले चेक कर लीजिए कि वो असली में 138 का केस है भी या नहीं है, क्योंकि जो 138 का केस होगा और उस पर केस नंबर है तो भैया फिर आपके ऊपर केस हो सकता है। आप चेक कर सकते हैं पोर्टल में जाकर, जो वेबसाइट है जिसकी कोर्ट की वेबसाइट होती है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगर आपका जो है कोर्ट में केस हुआ है या नहीं हुआ, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको चेक करना नहीं आता। और भैया अगर 25 का भी केस लगा है तो आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है। वैसे आपको एक जानकारी और दे दूं कि भैया 138 या 25 का केस उसी बंदे को लगता है जो जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करता है। देखो भैया आपको मैं बता देता हूँ, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि भैया मेरे ऊपर क्या 138 का केस हो गया। अगर आपने चेक दे रखा है, अगर आपने चेक दे रखा है तो भैया 138 का केस हो सकता है, बैंक कर सकता है। अगर आपने ई मैंडेट चालू कर रखी है तो भैया 25 का केस बैंक कर सकता है। लेकिन हर बैंक आपके ऊपर 25 का केस नहीं करेगा, हर बैंक 138 का केस नहीं करेगा, क्योंकि भैया जब तक केस चलेगा तब तक तो भैया बैंक ही अपनी तरफ से इतना पैसा दे बैठा होगा कि भैया आप लोगों की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी और आप इसी में उलझे रहेंगे। और 10 साल तक आपका केस चल रहा है तो भैया इतना तो आप लोगों का आपका बैलेंस भी नहीं था जितना बैंक ने आपसे ले लिया। बैंक का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो इसलिए बैंक सिर्फ आपके लिए क्या करती है। भैया मैंने सबसे ऊपर आपको एक अपडेट दे रखी थी, आपने वीडियो जब थंबनेल देखा होगा, तो मार्च 2025 में कुछ बदलाव है, कुछ होने वाला है। तो भैया मार्च 2025 में क्या होने वाला, लोगों के मन में सवाल है। और आप लोगों के मन में एक और सवाल है कि 15 लाख का लोन कैसे माफ़ होगा, वो भी वीडियो में पूरी जानकारी मैं दे देता हूँ। भाइयों जो आपका लोन चल रहा है, चाहे वो 15 लाख का है तो 15 लाख की ही बात कर लेते हैं।
आपका लोन चल रहा है और मार्च आने वाला है, तो इसमें क्या तालमेल बैठती है भैया? मार्च में आने वाली है सेटलमेंट, लोक अदालत लगने वाली है, लोक अदालत में होने वाली है सेटलमेंट। भाइयों आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास किसी भी लोक अदालत से आपको कोई भी मैसेज या कोई कॉल या कोई आपके पास पत्र आता है तो भैया आपको वहाँ पर जाना चाहिए। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो भैया समाधान निकलेगा। अगर हैं तो चले जाइए, अगर नहीं है तो फिर भी आप कंपनी को एक नोटिस भेज दीजिए कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही होगा मैं पे कर दूंगा। आपको किसी एडवोकेट का सहारा लेना हो तो एडवोकेट का सहारा भी ले सकते हैं, इसमें एडवोकेट का सहारा लेना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब आपके ऊपर जो नोटिस आया है कि भैया आपको आर्बिट्रेशन में लोक अदालत में नियुक्त होना होगा। लोक अदालत में नियुक्त होने के लिए भैया आपका अगर मान के चलो लोन है, चलो हम एक रेशो में निकाल कर चलते हैं। अगर आपका 10 लाख का लोन है और बैंक ने आपको कह रखा कि हम तो 6 लाख रुपए लेंगे तभी आपका लोन का निपटारा होगा, लेकिन अगर आप लोक अदालत में जाकर जज साहब के आगे आप लोग गुहार लगाते हैं कि सर मैं इतना पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, मैं 2-3 लाख रुपये कहीं से इंतजाम करके मैं दे देता हूँ, नहीं तो इससे ज़्यादा मेरे से पेमेंट नहीं हो पाएगी, ये भी मेरे को किसी मांग कर देना होगा, तो भैया बहुत सारी आपके मजबूरियाँ ही होंगी, तभी आपका लोन डिफ़ॉल्ट है। अगर आप जानबूझकर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो फिर तो केस लगने ही वाला है। मैंने तो पहले ही बता दिया था, अगर आपके संपत्ति पड़ी है आपके पास कहीं करोड़ों की और आप जानबूझकर इनका 10-15 लाख रुपये या 10-15 हज़ार रुपये नहीं दे रहे हैं, तो भैया आपके नाम पर ही आपका जो है आया हुआ है, आपका नोटिस वगैरह आपके नाम का ही आया हुआ है, तो भैया सीधी सी बात है, आपके घर आपका मकान भी आपके नाम पर है, तो भैया आपके साथ ये दिक्कत हो सकती है। अगर आपके नाम पर किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है, किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, या कोई भी आपके नाम से कोई भी सामान आपने नहीं खरीद रखा है, तो भैया इसके अंदर किसी प्रकार की आपके साथ दिक्कत नहीं आती। और भैया 15 से 20 लाख का लोन, जो 20 लाख से कम का लोन होता है उसके अंदर DRT भी नहीं लगती है। लोगों के मन में एक डाउट चल रहा है कि भैया रिकवरी एजेंट ने मेरे को बोला कि आपके ऊपर DRT लगा दी जाएगी। आपके ऊपर DRT का मतलब होता है डेप्थ रिकवरी टर्मिनल। डेप्थ रिकवरी टर्मिनल में ये लोग बोलते हैं कि हम आपके घर पे कुर्की कर लेंगे, हम आपके घर के जब्ती कर लेंगे, हम आपके सामान की जब्ती कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो भैया 20 लाख से कम के लोन में कभी भी जब्ती नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है सेटलमेंट ही होती है। चाहे वो जितने मर्जी का लोन हो, चाहे वो कितने लाख का मर्जी लोन हो, लास्ट में आपको सेटलमेंट मिलती है। 10 लाख का लोन है, 6 लाख बैंक ने बोला, आपने गुहार लगाई भैया मैं तो 2-3 लाख दे सकता हूँ, मेरा तो लोन है, कर्जा माफ़ करे। पूरा लोन नहीं माफ़ होगा, पूरा लोन कभी भी माफ़ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका ये है कि आपको सेटलमेंट हो जाएगी, सेटलमेंट के बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपको सेटलमेंट के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक NOC होनी चाहिए कि भैया मेरे पास NOC है, ना ही आपको कोई रिकवरी एजेंट परेशान करेगा। उसके बाद आप पूरी तरह से इस जाल से निकल जाएंगे जिस ट्रैप में आप फंसे हुए हैं। चाहे आपका किसी भी बैंक से लोन है या किसी भी आपका क्रेडिट कार्ड से लोन है, आपके दिन भर में 50 कॉल आ रही हैं, तो मैंने आपको बता दिया फ़ोन मत उठाइए। और अगर आपका किसी प्रकार का 20 लाख से कम का लोन है तो भैया DRT भी नहीं लग सकती। और अगर आपके पास रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, किसी प्रकार से आपको गाली गलौज कर रहे हैं, तो भैया RBI को कंप्लेंट कर दीजिए, आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। और अगर हैं तो दे दो, नहीं हैं तो भैया शांति से बैठ जाओ, इंतज़ार करो, बैंक को नोटिस भेज कर के इंतज़ार करो, बैंक आपको क्या जवाब देने वाली है, तो लास्ट में सेटलमेंट करवा कर फारग हो जाओ। इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय पर आपको इतना पैसा हो जाएगा, आपको लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भैया। झंझट से बाहर निकलना और अपनी मौज खुशी से ज़िंदगी जीना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।